10 जनवरी 2023 चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ एरिया में एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में दरारें दिखाई देती है और इसके बाद यही दरारें घरों और सड़कों पर दिखाई देने के बाद जोशीमठ एरिया को डिजास्टर प्रोन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन अगर मैं बोलूं जोशीमठ की जमीन धंस जाएगी और जोशीमठ के घरों और सड़कों पर दरारें आ जाएगी, इस बात को 50 साल पहले ही बता दिया गया, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, 1976 के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी को बनाया था और उस कमेटी को लीड कर रहे थे ब्यूरोक्रेट एमसी मिश्रा। और एमसी मिश्रा और उनकी टीम ने एक रिपोर्ट के अंदर बताया था कि जो जोशीमठ की जमीन है वो टिकी हुई है छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर और रेत के ऊपर, और इसी वजह से फ्यूचर के अंदर वहाँ पर लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक का खतरा बढ़ जाता है और इसको रोकने के लिए हमें डेवलपमेंट और हैवी कंस्ट्रक्शन का काम रोकना होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एमसी मिश्रा के चेतावनी के बाद भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम क्यों चालू रहा और जो आज जोशीमठ की जमीन धंस रही है और घरों और सड़कों पर दरारें आ गई है, उसके पीछे की असली वजह क्या है और जोशीमठ शहर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अब देखो, इन सब चीजों को जानने से पहले मैं ये जानना होगा कि जोशीमठ बना कैसे, उसकी स्थापना कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत होती है 16वीं सेंचुरी से, जब आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें ईस्ट में गोवर्धन मठ, साउथ में श्रृंगेरी मठ, वेस्ट में शारदा मठ और नॉर्थ में जोशी मठ। और इन सब मठों में से जो इम्पोर्टेंट मठ है वो जोशी मठ है। लेकिन आज जिसे हम जोशी मठ के नाम से जानते हैं, 16वीं सेंचुरी में इसको लोग ज्योति मठ के नाम से जानते थे। और आज ये शहर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 6107 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस शहर की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 पॉपुलेशन है। लेकिन आमतौर पर इतने कम पॉपुलेशन वाले छोटे छोटे शहर ज्यादा डेवलप नहीं होते। लेकिन अगर बात करें जोशीमठ की, तो ये शहर पूरी तरीके से डेवलप है, क्योंकि हर साल इस शहर के अंदर बहुत ज्यादा टूरिस्ट और ट्रैकर्स आते हैं। और जोशीमठ शहर के पास ही इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फील्ड भी है और इसी वजह से यहाँ पर हर साल हैवी कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, जिसमें होटल रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं टूरिस्ट के लिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी होते रहते हैं, जैसे कि हाईवेज बनाना या टनल्स को बनाना। और इसी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की वजह से आज जोशीमठ का ये हाल हो चुका है कि वहां की जमीनें धंस रही है और वहां के लोग मजबूर हो गए अपना घर छोड़ने के लिए। अब इसके पीछे का भी हम रीजन समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि जोशीमठ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो, 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद जोशीमठ शहर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि ये शहर कनेक्ट करता है उन विलेजेस को जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है, और साथ ही साथ ये शहर बरौती को भी कनेक्ट करता है, जो कि एक डिस्प्यूटेड लैंड है और आए दिन इंडिया और चाइना के बीच में इस लैंड को लेकर मतभेद होता रहता है। लेकिन ये जगह स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ रिलीजन्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हिंदू रिलीजन के लिए, तो जोशीमठ एरिया वो कनेक्ट करता है बद्रीनाथ को, और साथ ही साथ ये कनेक्ट करता है सिख हेमकुंड साहिब को भी, और इसी वजह से यहाँ पर हर साल बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अब जोशीमठ एरिया जो है वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करता है, तो इसी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम होता रहता है। लेकिन इन्हीं हैवी कंस्ट्रक्शन की वजह से आज जोशीमठ ओवरबर्डन हो चुका है और जोशीमठ का ये हाल हो चुका है कि जोशीमठ की जमीन धंस रही है और वहां के घरों और सड़कों पर दरारें आ चुकी है। अब देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए और ये समझने के लिए कि यहाँ पर गलती किसकी है, वहां पे रहने वाले लोगों की या फिर गवर्नमेंट की, तो हमें जोशीमठ की ज्योग्राफिकल सेटिंग को समझना होगा। अब देखो, जोशीमठ में जितना भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो सारा का सारा अनप्लान्ड हो रहा है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले एक लैंडस्लाइड हुआ था और उस लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर एक पहाड़ बन गया था और उसी पहाड़ पर ये जोशीमठ शहर बसा हुआ है। इसलिए जो यहाँ की जमीन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे हल्की सी मूवमेंट भी इस पहाड़ को गिरा सकती है। और ये जो जोशीमठ की लैंड है वो 2 थ्रस्ट के बीच में एग्जिस्ट करती है, एमसीटी एंड वीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और वेक्रीटा थ्रस्ट। अब आमतौर पर ये जो थ्रस्ट होती है एमसीटी एंड वीटी, ये काफी ज्यादा एक्टिव थ्रस्ट मानी जाती है, और इसी वजह से इंडियन सिस्मिक जोनेशन स्कीम के हिसाब से जोशीमठ का एरिया है वो जोन वी के अंदर आता है। जोन वी यानी कि वो एरिया जहां पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, और इसी वजह से जोशीमठ की लैंड है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती है। और इसी को देखकर जियोलॉजिस्ट नवीन जोहाल ने 2022 में एक रिसर्च करी थी, और उस रिसर्च में बताया था कि एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट की वजह से जो जोशीमठ एरिया है वो काफी ज्यादा हाईली एक्टिव एरिया है, मतलब वहां पे मूवमेंट आमतौर पर होती रहती है। लेकिन ये सब बात तो कुछ साल पुरानी है। अगर मैं कहूं इन सब बातों को 50 साल पहले ही बता दिया गया था, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, 1976 के अंदर जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक कमेटी को बनाया था, और इस कमेटी को लीड कर रहे थे ब्यूरोक्रेट एमसी मिश्रा, और उन्होंने अपनी टीम के साथ एक रिपोर्ट बनाई और उस
उस रिपोर्ट के अंदर बताया था कि जो जोशीमठ की जमीन है वो टिकी हुई है छोटे छोटे पत्थरों पर और रेत के ऊपर, और इसी वजह से वहां की जमीन बहुत ज्यादा कमजोर है। तो हमें जोशीमठ एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना चाहिए, उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। लेकिन एमसी मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा लिखी हुई रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने नजरअंदाज कर दिया, और उसके बाद हुआ क्या, जोशीमठ एरिया को बहुत ज्यादा डेवलप करा, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कराया, होटल्स बनाए, रिजॉर्ट्स बनाए, हाईवेज बनाए, टनल्स बनाए गवर्नमेंट ने, और इसी वजह से जोशीमठ की जमीन जो है आज धंस रही है। अब देखो बात करें कि जोशीमठ शहर की दरार आने का एक्चुअल रीजन क्या है, तो इन सब का एक्चुअल जो रीजन है वो है एनटीपीसी प्रोजेक्ट, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या था और क्यों वहां के लोग एनटीपीसी को ब्लेम कर रहे हैं? अब देखो वहां के लोग एनटीपीसी 520 मेगावाट टापोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के दौरान 24 दिसंबर 2009 को एक टनल बोरिंग मशीन ने जोशीमठ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक एक्वीफायर को पंचर कर दिया था। और इसके बाद आप लोग हैरान हो जाओगे ये सुन के कि एक्वीफायर को पंचर करने के बाद उस एक्वीफायर में से हर सेकंड 700 से 800 लीटर पानी निकलता था, जो कि 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों को हर दिन दिया जा सकता था। अब देखो जाहिर सी बात है, जब जमीन में से इतना ज्यादा पानी निकलेगा तो जमीन ऑटोमेटिकली कमजोर हो ही जाएगी। और वहां के कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उस एक्वीफायर में से अभी भी पानी निकल ही रहा है। लेकिन एनटीपीसी तो जिम्मेदार है ही इस जोशीमठ के हालत का, लेकिन इसके पीछे गवर्नमेंट का भी पूरा हाथ है। और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा चार धाम प्रोजेक्ट। अब इस चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 6 किलोमीटर का मारवाड़ी बाईपास बनाया जा रहा है, और ये बाईपास 825 किलोमीटर चार धाम हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का भी पार्ट है। लेकिन आप तो ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट जोशीमठ को डेवलप कर रही है, वहां पे हाईवे एंड बाईपास बना रही है ताकि इजी कनेक्टिविटी हो, और जो कि सही बात भी है, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट का तरीका सही है? क्योंकि हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनाने के लिए गवर्नमेंट पहाड़ को कटवा रही है, वहां के पेड़ों को कटवा रही है। और आपको ये बात जानना जरूरी है कि ऐसे एरिया जहां की जमीन कमजोर होती है वहां पर पेड़ों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पेड़ और पौधे एक ऐसी चीज होती है कि वहां की जमीन या लैंड को पकड़ के रखती है, और इसी वजह से वहां की जमीन लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक आने पर बची रहती है। लेकिन जब गवर्नमेंट पहाड़ों को कटवा रही है, पेड़ों को कटवा रही है, तो क्या होगा जोशीमठ का? यही होगा जो अभी हो रहा है। वहां की जमीनें धंस रही है, सड़कों पर दरारें आ रही है, घरों में दरारें आ रही है, लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब जब इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करा जा सकता, तब जाकर गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन के काम को रुकवाया। अगर यही कंस्ट्रक्शन का काम पहले ही रुकवा देती, जब एमसी मिश्रा की रिपोर्ट आई थी, तो आज जोशीमठ का ये हाल नहीं होता। अब देखो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर डेवलपमेंट कर रही है, तो वो और किसी का नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान हो रहा है। अब देखो हम जोशीमठ को तो बचा नहीं सकते, लेकिन आगे चल के ऐसे कई शहर है जिसको हम बचा सकते हैं अगर हम एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाकर डेवलपमेंट करें तो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जोशीमठ में जो डेवलपमेंट हो रही थी उससे किसका फायदा हो रहा था? वहां पर रहने वाले लोगों का, कॉन्ट्रैक्टर की जेब का, या फिर पॉलिटिशियंस की वोट बैंक में वोट्स का? काफी गहरी बात है, इसको सोच के जरूर बताना कमेंट के अंदर। और मैं ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।